क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबका सपना यहाँ तो हो गई होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिले कि यहाँ पर मैं इंटरव्यू जाऊँ देने जाऊँ, चाहे यहाँ जाऊँ या फिर यहाँ जाऊँ, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, तो सबसे पहले आपका इसमें जो सिलेबस आपका होता है वो ये है, करंट आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और जनरल साइंस। ये पैटर्न होता है आपका सी सेट का। सी सेट में आपका इंग्लिश पूछा जाता है, आपसे इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है और डीआई, ये क्वेश्चन सी सेट का होता है। इस बार 2023 का पेपर हुआ था, अधिकांश लोग जो थे वो सी सेट में फेल ज्यादा हुए थे। सी सेट भले क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो फेल हुए थे वो सी सेट में हुए थे। पता है इसके बारे में आपको? इस बार का सी सेट का पेपर सबसे खतरनाक पेपर आपका आया था, जिसमें मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। यूपीएससी ने पूछे थे क्वेश्चन ये। मैं बात कर रहा हूं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। उसने इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे जहां पे कि ज्यादातर लोग जिनका जीएस अच्छा था, इवन वो जो आईआईटी से पास आउट हुए वो भी फेल हो गए थे आपके सी सेट में, क्योंकि लेवल काफी हाई हो गया था सी सेट का। मैं 2023 की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो भी पेपर हुआ था इसी साल हुआ था उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी अब थोड़े से चीजों में बदलाव ला रहा है और हमें उसी बदलाव की राह पर चलना है, तभी हम सिलेक्शन उस पर ले पाएंगे। आपके सामने पैटर्न है, ये पैटर्न है प्रीलिम्स का, ये पैटर्न इसका आपका प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं तो प्रीलिम्स का जो पेपर आपका होता है, यूपीएससी के पहले पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है जीएस पेपर 1 जो 100 नंबर का होता है। मैं बात करूं यूपीएससी का, ये अलग है, उस वहां पे पीएससी में 150 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन पूछता है। लिखते रहिए साथ साथ, आपको सी सेट में 80 क्वेश्चन आपके आते हैं, 80 क्वेश्चन आपके होते हैं। इसका पेपर 1 की जो नंबर होता है वो 200 नंबर का होता है और पेपर 2 जो होता है वो भी 200 नंबर का आपका होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 100 नंबर का, यहां पर देख सकते हैं कि 100 नंबर का आपका, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं जीएस पेपर 1 में और 80 क्वेश्चंस आपके होते हैं सीसेट के पेपर 2 में आपके यहां पर होते हैं, जो लगभग 200 नंबर का आपका होता है, जिसमें अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पता होगा आपको कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और आपका पेपर गलत होता है तो उसके आपके नंबर भी काटे जाएंगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा पैटर्न जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला हमारा आता है यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आपको सेम कैटेगरी है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। यहाँ पर पेपर 2 क्या होता है आपका सी सेट का होता है। अगर हम बात करते हैं इसका भी 200, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 150 और यहाँ कितने होते हैं आपके 100 होते हैं। नंबर की बात करते हैं तो 200 नंबर का एक पेपर आपका होता है, किसका? यूपीपीएससी का भी। तो ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग और आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन अंतर होता है, वहां पे 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 150 क्वेश्चन। कहीं मिक्स मत समझ जाना कि एक लेवल का होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, हाँ नंबर जो होते हैं वो आपके लगभग बराबर ही होते हैं। ये मान के चलो कि जो पैटर्न यूपीएससी लेकर आता है उसी पैटर्न के लगभग आपका यूपीपीएससी करता है। मतलब चाहे आप बिहार के लोक सेवा की बात करें, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, जितने भी हमारे आयोग है, हरियाणा है, राजस्थान है, जितने भी लोक सेवा आयोग है, इनका लगभग पैटर्न जो होता है सिर्फ राज्य के जीको को हटा के एक पेपर होगा जो इस बार बदलाव किया गया पैटर्न में, जिसमें आपका जो आखिरी के दो पेपर जो होते हैं जिनको ऑप्शनल बोलते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसमें क्या किया, इस बार बदलाव किया है। और क्या बदलाव किया है? बदलाव ये किया है कि इस बार जो पेपर होगा वो दो पेपर आपके यूपी जीके पे आधारित होंगे। सुना होगा आपने इस बार का पैटर्न में जो 2023 का जो बदलाव किया गया है उसमें क्या चीज रखा गया है कि उसमें आपका जो
पेपर होंगे वो ऑप्शनल पेपर जो होंगे, पहले ऑप्शनल पेपर होते थे। जैसे आपको जीएस के 4 पेपर देने होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये मेंस के पेपर आपके होते हैं। उसके बाद आपके 2 पेपर होते हैं जो आपके ऑप्शनल होते थे। यूपीएससी में अभी भी वही पैटर्न चल रहा है जो आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है, इस पेपर को क्रैक करना है, तो आपको अभी से ऑप्शनल की तैयारी करनी पड़ेगी। आपका ऑप्शनल क्या है ये आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट का मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि उन्होंने कहा है किसी टॉपर की मैंने बात सुनी तो हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। ऑप्शनल पेपर की तैयारी हमें एक तरीके से पूरे फोकस में काम होना पड़ता है। उसमें लिखने की कला सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो सब्जेक्ट का कितना आपको ज्ञान है, क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो मान के चलिए जो नेट की तैयारी करते हैं, नेट की, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री लिया, सपोज करो आपका ऑप्शन हिस्ट्री है। अब जीएस के पेपर में भी हिस्ट्री आपको मिलेगा और हिस्ट्री यहां भी मिलेगा। इन दोनों हिस्ट्री में अंतर क्या है? वहां पर जो हिस्ट्री होती है वो वर्ल्ड हिस्ट्री को ज्यादा बताती है। जैसे यहां जो पढ़ते हैं वो भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि हम यहाँ पर एक तरीके से जो हमारा एशियन इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, मेडिवल इंडिया है, मतलब मध्यकालीन, आधुनिक भारत या प्राचीन काल, इसके अलावा हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पेपर को तैयारी करें तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उसको हमें पहले से तैयार करना है, ठीक है। अब जैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर और आपका करंट अफेयर्स। अब हमें इन सब के ऊपर कितना रुचि है ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस सब्जेक्ट में एक का सब्जेक्ट रुचि बहुत ज्यादा होगी। ऐसा कोई है जिसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता? कोई ऐसा है जिनको सारे सब्जेक्ट समझ में आते हैं? या कोई ऐसा है जिसको एक भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है? इसमें से कोई सब्जेक्ट जो हमेशा डर बना रहता है? पॉलिटी, ठीक है। और बताइए क्या नाम है आपका? सूरज। बैठिए। तो सूरज ने कहा पॉलिटी, और कौन पॉलिटी वाला है यहाँ पे? उसको पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं है? आपका हिस्ट्री है। चलिए, क्या नाम है आपका? आकाश वर्मा, ठीक है। आकाश पाल, ठीक है। और बताइए, देखिए जब तक आप अपनी चीजों को शेयर नहीं करोगे ना, डर निकलेगा नहीं। सिर्फ यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन क्लास नहीं चल रही है, ये क्लास यहाँ पे चल रही है आपकी तैयारी के लिए। एक अफसर बनना चाह रहे हैं आप, देश की सेवा के लिए आप चाह रहे हो यहाँ पे, तो उसके आधार पर आ जाओ बैठो। हाँ जी, बाकी लोगों को सब्जेक्ट सारे आते हैं? ज्योग्राफी, क्या नाम है आपका? करण, ठीक है। करण सिंह को ज्योग्राफी नहीं आती। और हिस्ट्री, चलो हिस्ट्री मान लेते हैं। हिस्ट्री एक और हो गया हिस्ट्री का। और बताइए ज्योग्राफी, ठीक है। और बस, बाकी सबको क्लास सब्जेक्ट्स आते हैं? इंडियन इकोनॉमी आपको, ठीक है। क्या नाम है आपका? सही रहना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने मुझे अपने अपने सब्जेक्ट्स बताए कि मुझे यहाँ पर कमजोरी नजर आती है इन सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले चीज, यूपीएससी हो या लोक सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पीएससी की बारे में बात कर रहे हैं, पीसीएस के बारे में, तो सबसे पहले मन का डर निकालिए कि ये मुझसे नहीं होगा। ये क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी बातें कहते हैं आप लोगों से कि यार ये बहुत सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल है, सागर है, तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें सागर नहीं है, पूरा सागर है। और इस सागर में आपको कैसे तैयारी करनी है ये समझिए। मतलब इस सागर में आपने छान लगा ली है,
अब ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स के बारे में आप सबने अपने अपने डर को शेयर किया कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट से डर लगता है। डर लगता है ये समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। चलिए सबसे पहले मुझे पॉलिटी के बारे में कहा, क्या नाम था आपका? सूरज। सूरज ने मुझसे कहा तो सूरज पॉलिटी में क्या डर लगता है? एक्स भूल जाते हो, कानून भूल जाते हो, बैठ जाइए। और किसको डर लगता है पॉलिटी में? और किसको डर लगता है पॉलिटी के अंदर? नहीं लगता। देखिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंटरेस्ट पैदा करता है राजनीतिक चीजों को समझने के लिए। देश के अंदर देश चलता किससे? संविधान से। पॉलिटी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पे? और संविधान में। आप संवैधानिक प्रक्रिया को कितना स्तर से समझते हैं? संविधान। देश में देश चलता है संविधान से, और इस देश का संविधान हम लोगों को कुछ अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों को क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं? देश हमारा किसी अधिकारों से चलता है, उन अधिकारों को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार के नाम से, या इंग्लिश में कहूं तो फंडामेंटल राइट्स के नाम से। क्या मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूं तो ये मौलिक अधिकार है नहीं है मेरा? या आप यहाँ पे बैठे मौलिक अधिकार है नहीं मेरा? आप लोग का है नहीं है? देश का संविधान मुझे बोलने की अनुमति देता है, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये भाई साहब चोर हैं? ऐसा बोल सकता हूँ मैं? क्या देश का संविधान मुझे कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति को मैं अगर उस पर इल्जाम लगा रहा हूँ तो इल्जाम लगाने का अधिकार मुझे नहीं है, ये देश के न्यायालय पे है। मैं नहीं बोल सकता ये भाई साहब मेरे ऊपर मानहानि का केस कर देंगे कि आपने मुझे ऐसा कैसे कहा। वही तो ऑनलाइन चल रहा है रिकॉर्डिंग, एक छोटी वीडियो ले लेंगे वहां से। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज हमें सीखने को मिलता है देश में कैसी गतिविधियां होती हैं। जब संविधान बना, संविधान बनाने के पीछे प्रोस्पेक्टस क्या था? जैसे हम बोलते हैं एक है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। क्या मानते हो समानता का अधिकार सबके पास है? सतीश क्या लगता है कि समानता का अधिकार है सबके पास? बराबर अधिकार है? नहीं लगता। कैसे बताओ? कैसे कहूँगी समानता अधिकार नहीं है? यहाँ मैं सबको बता रहा हूँ ना, यहाँ मैं ऐसे बोलूँ कि ये इस धर्म का है, इस जाति का है, या उसका है। क्या मैं ऐसे कहा? तो समानता नहीं है, इख्तियार में समानता नहीं है। हाँ समानता है नहीं है? तो जब समानता है इसका मतलब ये है तो मैं एक समानता का अधिकार पे बोल रहा हूँ। लेकिन क्या समानता का अधिकार हर एक वर्ग में है, हर एक श्रेणी में है? क्या जितनी समानता का अधिकार इस देश के पुरुषों को है उतनी ही समानता का अधिकार देश की महिलाओं को है? मैं आप सुनना चाह रहा हूँ, आपके घर में महिलाएं होंगी, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी माता जी हो, चाहे कोई भी हो। क्या है ऐसा? क्या समाज हमें वो समानता अधिकार देता है? मतलब यूपीएससी और ये जितने भी हम पढ़ाई कर रहे हैं लोग या फिर सिविल सर्विसेज की, ये हमें बियॉन्ड सोचने को मौका देता है। जो किताबों में लिखा है वो नहीं होते, रटने की पद्धति हो रही है। बियॉन्ड सोचना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है कि क्या हमें अधिकार देता है। तो जब मैंने आपसे कहा कि समानता का अधिकार सबको है, तो सबको है। मानते हो आप लोग? आपके घर में जितनी आजादी आपको है उतनी ही आजादी आपके घर में जो भी महिला वर्ग में है, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी बेटी हो, या आपकी माता जी हो, या ठीक है, तो समानता अधिकार उस सब में बराबर है। मानते हैं इसको आप? ऐसा बोलिए नहीं है? तो है? कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं है? ये लोग कह रहे हैं नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं? तो आपके घर में है? क्या आजादी दे रखी है आपने? मतलब समानता क्या दे रखी है आपने? बताइए इसके बारे में। क्या नाम है आपका? घबराइए मत। देखिए यूपीएससी यही है कि आपसे विचारों को व्यक्त करता है, तो विचार से ही चीजें ज्ञान बनता है, सिर्फ किताबों से नहीं बनता है। आपके विचार जो सोचोगे वही लिखोगे। बताओ भाई साहब, आपने कहा है तो बताइए। यही है इस
तैयारी के अंदर अब चीज हमें हर शब्द में पीछे आगे तर्क क्या है, तर्क क्या है, मतलब यहाँ बहस ये नहीं है, यहाँ तर्क पे काम करना है कि तर्क क्या है, आप जो कह रहे हो उसके पीछे तर्क क्या है। तो यहाँ मैंने जो पॉलिटी के बारे में आपसे मैंने बात की है, तो पॉलिटी के बारे में ये चीजें पता चल रहा है कि भाई इसके पीछे तर्क क्या है। मैंने अगर कहा ऐसा क्यों कहा, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल बात करते हैं, क्या हिंदू धर्म के अंदर दो विवाह करना मान्य है या अमान्य है? मान्य है, अमान्य है। देखिए मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो व्यक्तिगत चीज पे है। अब आप इसको देखो, समांतर अधिकार ये कहता है कि साहब मैं हिंदू धर्म का अगर मैं दो विवाह करता हूँ तो मेरे लिए तो ये एक तरीके से अमान्य है। सिंपल सी बात है, अगर मैं करता हूँ तो मुझे 7 साल की क्या हो जाएगी। ये हमारा हिंदू कोड बिल में सीआरपीसी की धारा में लिखा गया है कि अगर कोई भी हिंदू वर्ग किसी दूसरा विवाह करता है बिना बताए तो 7 साल की कैद उसमें। लेकिन वहीं पर अगर हम उस व्यक्ति को लेके चलते हैं, दूसरे धर्म लेके चलते हैं, जैसे मानते हैं मुस्लिम धर्म लेके चलते हैं, तो क्या मुस्लिम धर्म में क्या कोई व्यक्ति शादी कर सकता है? सैयद साहब क्या कहना चाहते हैं आप? शरीयत के हिसाब से 4 शादी वैध हैं। मैं ये मेरा किसी धर्म पे वो नहीं है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति जब एक शादी कर सकता है, दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता? समानता। मैंने आपसे क्या कहा कि वो पढ़ाई जो हमें सोच में मजबूर कर दे, पढ़ाई वो होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज में लेके चलता हूँ, ये हो गया पुरुष के बारे में। अब मैं लेके चलता हूँ महिला के बारे में। अगर हिंदू महिला का अगर किसी डाइवोर्स होता है या कुछ भी होता है तो उसमें कोर्ट द्वारा मिलता है, एक एलिमोनी अमाउंट मिलता है, मुआवजा जो जिंदगी भर के लिए उसको मिलता है, जानते हो आप सब लोग। लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं है। वहां मिलता है क्या, जब आपका निकाह होता है और निकाह में एक अमानत दी जाती है, वही उतना ही अमाउंट मिलेगा, चाहे 11,000 हो या 1 लाख रुपए। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ, मानवता की बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ कि दो धर्म के आधार पर चीजों को कैसे हमने बांट रखा है। तो मानव वो भी इंसान तो वही है भाई, वो भी दाल रोटी खाएगा ना, जो भी खाएगा तो वो भी, लेकिन अंतर कर रखा हमने। तो ये वो चीजें हैं जो हमें पॉलिटी को सोचने समझने को मौका देता है कि ऐसा है तो क्यों है। जीवन जीने का अधिकार, ये सारी चीजें हैं हमारे जो मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा हूँ, मौलिक अधिकार के बारे में। तो ये वो चीजें हैं जो हमें समझने को मौका मिलता है कि भाई ये चीजें हैं, हमें समझना पढ़ना है, के बारे में जानना है कि वो चीजें हैं जो असमानता को दिखाता है। इसीलिए हमारे जो विधि आयोग है उसके द्वारा लाया गया है समान नागरिक संहिता। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक लाया गया? गोवा पहला राज्य है। दूसरा राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है आपका। मतलब एक ऐसा चीज जो हमें सोचने को विचार करे कि यार ये जो चीजें हैं ऐसा क्यों है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो बियॉन्ड द पार्ट ऑफ इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वही जब आपकी बात आती है, ये तो आपकी चीजें। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे लोगों को हिस्ट्री में डर था, कौन लोग थे? हिस्ट्री में डर था यहाँ पे आकाश पाल। आपको डर था, क्या डर है भाई हिस्ट्री में? याद नहीं रहता, रटते हो, ल्यूशन पढ़े हो क्या? तभी हम समझ रहे। यहाँ पर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपको किताबें फॉलो करनी है, अगर आप थोड़ा सा पेपर के पैटर्न को देखें, हिस्ट्री में लगभग 2021-22 की बात करें, ये आपके सामने ग्राफ है 2022 और 23 का। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के बारे में 2022 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सब के बारे में चीजें दे रखी है। 2022 में पॉलिटी से 12 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से आपके मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन या बात करते हैं लगभग आपके
14 क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री से थे, इकोनॉमिक्स से 14 क्वेश्चन थे, इसके अलावा साइंस से आपके 10 क्वेश्चन कम थे, इसके साथ 13 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी में 9 क्वेश्चन थे, इसमें 11 क्वेश्चन थे, एनवायरनमेंट से 21 क्वेश्चन थे इस बार, और पिछली बार 14 क्वेश्चन थे। 2022-23 की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज रही है वो किसी रही है करंट अफेयर्स से, मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब जब यहाँ पे बात कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, देखिए हिस्ट्री को यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका प्राचीन काल, ठीक है, दूसरा आपका प्राचीन काल हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, और तीसरा हो गया आपका आधुनिक काल। ज्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है वो आधुनिक जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत जो है उससे क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछते हैं ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इसमें एक और आपका आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री में क्या है कि आप लोग क्या करते हो, तारीखों को रटते हो, तारीख को रटते हो, उसको समझ, उसका भावार्थ नहीं समझते हो। इतिहास में थोड़ा सा ये समझो, ठीक है, इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझो कि जब देश में मौर्य काल था, गुप्त काल था, तो क्या देश में शक्तियां एक थी अलग थी? कभी सोचा इसके बारे में? चंद्रगुप्त काल, चंद्रगुप्त के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, चंद्र मौर्य के बारे में सुना होगा आपने, गुप्त काल के बारे में सुना होगा, ठीक है, समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा। अगर आप उन इतिहास को थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब तक हम सब एक थे तब तक किसी भी विदेशी ताकत की हिम्मत नहीं थी कि भारत में आक्रमण कर ले। उठा के देख लो इतिहास के किसी भी पेज में विदेशी आक्रमण कब बढ़ा? विदेशी आक्रमण आपका बढ़ा तब बढ़ा जब हम लोग बंटवारा हो गए, और यही तो है इतिहास हमें ये सिखाता है कि अगर आपको एक होना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने परिवार को एक करिए। इतिहास हमें सिखाता है अगर आपका परिवार एक है तो किसी भी भारी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके घर में घुसकर आपको नुकसान करे। इतिहास ये सिखाता है। जब मौर्य काल था किसी भी बाहरी ताकत की हिम्मत नहीं थी। धनानंद जो नंद वंश का आखिरी राजा था, वहां पर सिकंदर आक्रमण करने आया था, लेकिन वो झेलम नदी से वापस हो गया था क्योंकि शक्ति थी। इतिहास हमें ये सिखाता है, और इतिहास हमें चीज सिखाता है कि किसी भी चीज को अगर हमें पाना है तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य एक भी राजा नहीं बना, उसके राज्य के पीछे उसके पास जो गुरु का हाथ था, और उनके गुरु कौन थे? चाणक्य। आप ऐसे समझिए चीजों को। एक चीज और देखेंगे कि जब आप पूर्ण पाषाण काल की बात करेंगे या नव पाषाण काल की बात करेंगे, जब देश में खेती का उजागर हुआ तो खेती का उजागर कैसे हुआ? जहां जहां पर पानी था वहां पर आपका खेती का उजागर हुआ, और वहीं से ही आपके जितने भी देश के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनको वहीं बसाए गए। आप किसी भी शहर का नाम ले लो, वो आपको शहर आपको नदी किनारे मिलेंगे। दिल्ली ले लो, कौन सी नदी किनारे है? यमुना। आगरा ले लो, इलाहाबाद ले लो, बनारस ले लो, पटना ले लो, कोलकाता ले लो, ये शहर जितने भी है, अहमदाबाद ले लो, सब नदी किनारे बसाए गए हैं, तभी यहाँ पर नागरिक सभ्यता बसाई गई है। मैंने क्या कहा आपसे? इतिहास को उसको जो पढ़ना है उसके बारे में समझो कि ऐसा क्यों हुआ। आपने महात्मा गांधी बारे में सुना होगा, हम समझ सुना है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का क्या रोल था? प्रियांशु, इतिहास में महात्मा गांधी के बारे में हमने सुना होगा, क्या रोल था महात्मा गांधी का? ये देश की आजादी के लिए कुछ रोल था, मानते हैं इसको? क्या रोल था? आंदोलन कराए थे। कौन सा आंदोलन कराया था, कुछ याद है? असहयोग आंदोलन। और बताइए उनका आखिरी आंदोलन कौन सा था, कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण। एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश को अपने साथ लेकर चलता है और देश को भरोसा होता है कि ये जो बंदा खड़ा है ना,
ये हमें दिलाएगा आजादी। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी तो लोगों को भरोसा हो कि अब हम आजाद हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने पूरे तरीके से जनता को इकट्ठा किया, बताया और पूरा देश उनके साथ आ गया, मतलब उनको मॉडल मान लिया। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे आंदोलन की मेहनत पर पानी फेर दिया, और वो थी चौरी चौरा की घटना। सुना होगा आपको कि चौरी चौरा की घटना में एक ऐसा चीज हुई जिसने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। वैसी ही तैयारी यूपीएससी की है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आपने अटक गए तो फिर दोबारा वहीं आना पड़ेगा। तो वो बंदा तो सालों से मेहनत कर रहा है, जब से वो भारत में आया। भारत में लाने की वजह ये थी कि ये व्यक्ति आएगा और हमें आजादी दिलवाएगा। ये मंशा थी ना कि ये बंदा आएगा और हमें आजादी दिलाएगा। ये तो मंशा थी कि हमें अंग्रेजों से जो जुर्म हो रहा है इससे मुक्त होंगे। ये तो थी। उस मेहनत ने तमाम आंदोलन करे, पहले लोगों को जागरूक किया। चंपारण पहला ये तो था, चंपारण सत्याग्रह ये तो था। इसमें लोगों इकट्ठा किया कि भाई देखो कैसे आप अपनी बात को आप दम सकते हो, अगर आप एक हो। यही मैसेज देना चाहता है इतिहास। ठीक है आकाश, समझ में आ रहा है? यही मैसेज देना चाह रहा है इतिहास। इतिहास हमें ये देना चाह रहा है कि अगर आप एक हो, अगर मुट्ठी वाली एक है तो आपको कुछ हरा नहीं सकता। विश्वास रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर सबसे ज्यादा मांगता है धैर्य। ये पेपर उछल कूद नहीं मांगता कि आज तो सारी तरह पढ़ लेंगे, एक व्हाट्सएप पे शेयर लगा देंगे, ये वो पढ़ाई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर धीरे धीरे चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ये एक दिन का प्रयास नहीं है, ये लगभग साल डेढ़ साल की मेहनत है आपकी। यहाँ साल भर अपने आप को झोंकते हो। मैं गारंटी कहता हूँ अगर आप ढंग से रखते हो, कुछ नहीं तो ऐसा बेहतरीन इंसान बनकर आप निकलेंगे, जहां भी जाएंगे झंडे गाड़ देंगे। ये पढ़ाई आपको कुछ सीखने समझने को देती है। इस पढ़ाई का ये एक बेनिफिट है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये सब्जेक्ट जितने भी हैं ये आपको सोचना मजबूर करेंगे। जितना ज्यादा इन सब्जेक्ट्स के प्रति आप अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा उनको अध्ययन करेंगे, उतना ही ज्यादा आप लिख देंगे। तो होता है कि किस चीज को अगर चलाने को घिसना पड़ता है तभी वो चीज आगे बढ़ेगी। तो वही चीज है कि अगर आपको इसको लेके फोकस है तो धैर्य के साथ अपने उस पर काम करिए। ये नहीं कि शुरुआत में बहुत चार किताबें लगा दी हमने, यहाँ पे तमाम चीजें लगा दी। अपने तरीके से खुद का टाइम टेबल बनाइए, किसी और पे मत जाइए। खुद का टाइम टेबल, खुद का टाइम दीजिए, पढ़ाई पे काम करिए, जैसे हो सकता है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही चीज है जो आपको ले चलेगी आने वाली चीज। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूपीएससी के जो क्वेश्चन है। कितने लोगों करंट अफेयर्स में लगता है? करंट अफेयर्स में नहीं लगता? आपको लगता है? क्या मुझे लगता है? ये तो एक तो इतनी नई नई चीजें देखने को मिलती है। हाँ बताइए। सर इसमें अलग अलग मिलती है देखने को। देखिए व्यवस्था जो मिलने को मिलेगी, ये चीज है जो आपको सीखने मजबूर करेगी। जैसे अभी आगे बात करते हैं कि अभी देश की नई संसद बनी, देश में एक नई संसद का उजागर किया गया। बनी है नई संसद। उस नई संसद और पुरानी संसद में अंतर क्या था? अंतर था ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। और क्या अंतर था? अब देखो, जब तक आपने उसको इंटरेस्ट नहीं लिया, आपके लिए करंट हमेशा करंट ही रहेगा, तो छूने से डर लगेगा उसको। करंट अफेयर्स को समझने का ये होता है कि पहले उसको उसके पीछे बैकग्राउंड को समझो। जैसे संसद बनी, देश की नई संसद बनी, कौन से प्रोजेक्ट के बनाया गया उसको? सरकार के प्रोजेक्ट है जिसके जरिए देश की नई संसद बनाई गई। उसका नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही कहा कि सरकार का सपना था कि सारे मंत्रालय एक जगह आ जाए।
हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका सपना है कि सारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे एक जगह आपके आ जाए, जिसके जरिए जो इधर उधर बता में फैले हुए हैं उनको इकट्ठा कर लें। इसके साथ साथ इस नई संसद पुरानी संसद में अंतर ये था कि उसमें जो वर्तमान एमपी थे वो थे 545 और इसमें जो एमपी बैठेंगे वो है 888 एमपी बैठेंगे। मतलब क्योंकि देश का नया परिसमन नहीं लगा। परिसमन समझते हैं आप लोग? परिसमन में होता है कि सीटों का घटना सीटों का बढ़ना, उसका एक आयोग बनता है और इलेक्शन कमीशन ही तय करता है। उसके तौर पे क्योंकि 1971 के बाद अभी तक कोई नया परिसमन नहीं हुआ है, अगला परिसमन जो होगा वो 2026 में होगा, जिसकी वजह से हम नई सीटें नहीं बढ़ा, क्योंकि जगह नहीं थी हमारे पास। और हमारी संसद वो संसद बनी 1930 की बनी है, जो न्यूटन की दिल्ली कहा जाता है उनके द्वारा बनाई गई थी। तो ये चीजें होती हैं कि कोई भी चीज नहीं पढ़ते हैं उसके पीछे भी समझना जरूरी होता है। जैसे चंद्रयान की बात कर रहे हैं, आज चंद्रयान आप जानते हैं कि यहाँ पर लैंड करेगा धरती चंद्रमा की दक्षिण स्थल पे, पता ही होगा आपके बारे में। अब उसमें रोवर क्या है, उसमें लैंडर क्या है, उसमें तमाम चीजें क्या हैं। क्या इससे पहले कब चंद्रयान गया था? तीसरा मिशन चंद्रयान का। इससे पहले चंद्रयान कब का गया था? यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछेगा, आपको स्टेटमेंट लेकर आएगा, स्टेटमेंट आपको हर एक चीज को बारीकी से पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करना और लिखना है, तब आप उसके बारे में समझ पाओगे। अब जब संसद बनी, इसमें एक चीज और नहीं आई, सेंगोल। आपने सेंगोल का सुना होगा। सेंगोल कौन से राजा द्वारा पहले प्रथा निकाली जाती थी? कौन से राजा? वो चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य द्वारा उसको निकाली जाती थी। तो एक तरीके से जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, उसी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीजें आपके सामने हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। ये चीजें हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। इसके बारे में आपको अध्ययन तो करना पड़ेगा। अध्ययन कैसे करेंगे? बीच में आपको पता चलेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। इसको लेके घबरा जाओगे अभी से, आगे कैसे होगा क्या होगा, बिल्कुल घबराना है, हिम्मत रखिए। हर आदमी शुरुआत 0 से होती है और 0 पे खत्म होती है। ध्यान रखना, सर्कल ऐसी ही है, ठीक है? ऐसे नहीं है सर्कल। घबराना नहीं है, आराम से उसको समझिए। पहले समझने की क्षमता रखिए कि हाँ हम समझेंगे, जो वो कहना चाह रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे, ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। ये कुछ किताबें हैं, और आप चाहो इन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। ये किताबें खुद आपको यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे पहले गेट पर जाओगे लाइब्रेरी है, वहाँ लाइब्रेरी में भी किताबें आपको मिल सकती हैं, पढ़ने के लिए मिल सकती है यहाँ पे। जैसे एशियन हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी आप क्या पढ़ सकते हैं, आर एस शर्मा है। उसके बाद मेडिवल जो मध्यकालीन भारत है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, या पूरी हिस्ट्री लिख लीजिए इसको, ठीक है। रोमिला थापर की 7 to 8 क्लास की एनसीईआरटी है, सतीश चंद्र की 11 क्लास की एनसीईआरटी है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए बिपिन चंद्र की 12 की एनसीईआरटी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी से रखिए डांस, इसमें आपको तमाम चीजें मिलेगी आपको। उसमें पॉलिटी की बात करते हैं तो एक किताब सुना होगा सब, लक्ष्मीकांत, सब जानते हैं। इसको यूपीएससी की बाइबल का एक ग्रंथ कहा गया है, यूपीएससी ग्रंथ है आपका लक्ष्मीकांत किताब, ऐसी किताब है जो पॉलिटी के लिए है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, न्यूज़पेपर है, जो नए कानून आपके आ रहे हैं, उन कानून के बारे में विश्लेषण करना, उन कानून के बारे में समझना। जैसे इस बार की लोकसभा में कितने कानून पारित किए गए, संसद में कितने कानून पारित किए गए, कुछ अंदाजा है? बिल्कुल सही का 22 कानून इस बार पारित किए गए थे इस बार देश की संसद द्वारा। कौन कौन से कानून थे? जैसे अभी दिल्ली के लिए नया कानून लाया गया, कौन से संविधान के अनुच्छेद में आपका आता है। मतलब करंट और चीजें या तो समझने को मौका देती है, हाँ ये होता कैसे, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक किताब आती है रमेश सिंह, आप वो पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह सबसे किताब मानी जाती है, बाकी किताब और भी हैं, सतीश अरोड़ा इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। साइंस एंड टेक के लिए आप 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइंस मॉनिटर, ये तमाम चीजें हैं, इनको भी आप अध्ययन कर सकते हैं इनके बारे में। इसमें भी डेटाबेस का भी पार्ट आता है, जैसे बायोटेक, डिफेंस हो गया, या फिर बायोटेक का पार्ट हो गया,
साइंस से टेक्नोलॉजी के बारे में, आपका सैटेलाइट का कम्युनिकेशन हो गया, ये तमाम चीजें जो है इसमें जुड़ी गई हैं। एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो एनवायरनमेंट किताबें हैं कई सारे इसमें हैं, जैसे रामसर साइट्स, जानते हैं रामसर साइट्स क्या होता है अभिषेक? रामसर साइट जिसको बोलते हैं आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि जिसमें कहा जाता है मार्श मट, एक तरीके से दलदली भूमि। जैसे शहरों में बिल्कुल गायब होती आ रही है, गांव में आज भी हैं, शहरों में आज भी गाय खत्म होती आ रही है, उसको कैसे बचाना है हमें। अब ये बारिश हो रही है, ये पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ जो मिट्टी है वो उसका अब्जॉर्ब कर लेगी, अगर यही फर्श पे पानी गिर रहा होता तो पानी क्या जाता है, नाली में जाता है। तो जो हमारा भूजल है उसको कैसे पानी मिलता, ये चीजें हमारा पर्यावरण हमें सिखाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इसके संबंधित कानून बनाए गए हैं, जैसे कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संबंधी कानून, जितने भी कानून आपके आते हैं उस सब का अध्ययन करना, आपको पढ़ना पड़ेगा इन सब के बारे में। तो क्लास आपकी होगी वो आपको समझ में आएगा कि कौन चीजें हमें इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा ज्योग्राफी की किताब आती है जीसी लॉन्ग्स, ज्योग्राफी अगर पढ़ना है, कोई यहाँ पर ज्योग्राफी वाला था आपसे क्या ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी में समझ में नहीं आती है, क्या डर लगता है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी बात है, किताबी ज्ञान नहीं बताओ, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं छोटे होते हैं? क्यों होते हैं? छोटे होते हैं, आपको ये ध्यान नहीं है कि बड़े छोटे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा इसके बारे में? किताबी ज्ञान हटाओ, बिल्कुल हटाओ, किताबी ज्ञान हटाओ, ऐसा क्यों होता है कि जब जाड़े आते हैं या जैसे आपके विंटर्स आते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं कि दिन छोटे हैं, दिन जल्दी ढल जाता है, वही सूरज है, वही पृथ्वी है ना? तो ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा इसके बारे में? भाई ये तो बचपन देख कर आ रहे हो, बचपन से कोई नई चीज तो नहीं है इसमें, ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा इसके बारे में? तुमको सोचा होगा क्यों होता है सर? सही सर, हाँ बोलो 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 बोलो। कौन चला जाता है? सूरज या पृथ्वी अपने चक्र घूमती है, क्या कहना चाह रहे हो? सूरज घूमता है, पृथ्वी घूमती है, हाँ? तो फिर कैसे होता है चीजें सर? बेसिक करना है क्वेश्चन, एंगल हमेशा यदि 30 डिग्री रहती है, पृथ्वी के चारों तरफ यहाँ पे पृथ्वी एक तरीके से गोल आती हुई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए कि जब सूरज अपने उसमें सेंटर पॉइंट पे ही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ भारत जो है कौन से गोलार्ध या हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, किसके पास है? उत्तर या दक्षिण? उत्तरी के पास है, आए ना? मानते हो इस चीज को? ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको एक डायग्राम से समझाऊं आपको, अगर मेरे पास कुछ चीज होती तो आपको दिखा देता। बॉल को यहाँ पे कैडी
चलो मैं एक, अब इसकी जो रोशनी है वो इससे ज्यादा जाएगी, अगर रोशनी लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर दिन कैसे होंगे, छोटे पड़ेंगे, ठीक है। उसी चीज को अगर मैं यहाँ लेके चलता हूँ तो इसकी जो रेखा है वो कितना ज्यादा पड़ेगा सर। तो जब हमारा पृथ्वी जो है सूर्य के इस तरफ जाती है तब हमारे दिन क्या हो जाते हैं, उत्तर हिसाब से छोटे जाते हैं। वही पृथ्वी है, वही सूर्य है, अंतर नहीं है, सिर्फ आपका गोलार्ध के हिसाब से दिन छोटे बड़े होना शुरू होते हैं। और यहीं पे लगातार 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रातें भी होती है, यहीं पे उत्तरी पे और दक्षिणी पोल पे ये चीजें। तो ज्योग्राफी जो है वो आपके आसपास जो नेचुरल चीज दिख रही है ना वही ज्योग्राफी है, कोई चीज नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी आज से, अच्छा ये बताओ लद्दाख के क्षेत्र में खेती क्यों नहीं होती है? कश्मीर में खेती होती है, लद्दाख में खेती नहीं होती। पहाड़ कश्मीर भी है, क्या होती है? बारिश कम होती है, खेती होती नहीं है वहाँ पे। कभी सोचा इसके बारे में? लद्दाख तो भारत का अंग है, मौसम ठीक नहीं है, लद्दाख में खेती नहीं होती है, धूप की बात ही नहीं है, धूप की निकलती है, सब कुछ होता है, उतनी धूप कश्मीर में आती है। मैं वही कहाँ समतल कहाँ है वो, श्रीनगर का इलाका है, वहाँ का समतल है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए मैंने आपसे क्या कहता है, यहाँ पर आपकी जो पढ़ के रहा वो चीजों के बियॉन्ड चीजें सुनना है, बताना चाहेगा? सही है साहब? हाँ जी, कोई? आज से लगभग 7000 साल पहले, यानी 7 लाख साल पहले कहा जाता है कि जो हमारे महाद्वीप थे वो पहले अलग थे। महाद्वीप जो थे वो पहले अलग महाद्वीप थे, और जब महाद्वीप अलग थे वो महाद्वीप आपस में जुड़े, जिसको हम बोलते हैं यूरो एशिया प्लेट। आज से कई सालों पहले कहा जाता था कि जो भारत, जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपका भारत जैसे जुड़ा है यूरोशिया प्लेट से जैसे जुड़ा था, वो अफ्रीका के पास एक आइलैंड था, वहां पर उसका स्थान था, वहां मेडागास्कर, वहां से होते हुए ये प्लेट वहां जाके टकराई और टकराने के बाद ये बनी। अब यहाँ पर इलाका था, यहाँ पर पूरा समुद्र था, पूरा समुद्र का इलाका था, और होता क्या था कि जब समुद्र था और समुद्र जब आपका नीचे जाएगा, धरती सतह पे जाएगा, तो वहां पर क्या बनेगी? ज्वालामुखी बनेगी। इसलिए आपने सुना होगा कि गर्म पानी, ठंडा पानी जो उत्तराखंड, हिमाचल इस सब में मिलता है, इसकी नीचे सतह जो है वहां पर कभी ज्वालामुखी होती थी, इसके टेम्परेचर से पानी गर्म मिलता है। ये जो सतह है पहले वहां पे ज्वालामुखी बनती थी, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, जब ये वहां पे गई ज्वालामुखी होना बंद हुई, एक तरह की टेम्परेचर को किया गया, लेकिन निचली सतह है वो आज भी ज्वालामुखी से बनी हुई है वहां पे। तो ये वो चीजें हैं जो हमें समझने को मौका मिलता है कि इसके पीछे कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों है। आप सुनाओ, बद्रीनाथ में एक गर्म कुंड है, सुना होगा आप लोगों ने, गर्म कुंड पीछे कारण क्या है? तो वहाँ पे हीटर लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, लेकिन पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि उसकी जो नीचे सतह है वो वहाँ पे कभी ज्वालामुखी होती थी, आज से कई सालों पहले, इसकी वजह से वहाँ पर उसकी सतह गर्म हुई, जिसकी वजह पानी में उसका तापमान गिरा। ये सब सारे साइंटिफिक प्रूफ हैं। तो ज्योग्राफी जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो इन सारी प्राकृतिक चीजों पे अध्ययन पे रहेगा। सिर्फ आपको ये नहीं है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, एक क्वेश्चन की बेसिस पूछेगा कि कौन सी सहायक नदी है, कौन सी नदी है, ये भूल जाओ। यहाँ वो डिटेल पूछेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर बारिश हो रही है और कहीं सूखा पड़ा, उसका असर क्या है, वैश्विक असर क्या है, खेती पे असर पड़ेगा इसका।
ये वो चीजें हैं जो आपको सोचने समझने को मौका करें। इसलिए हमें इन चीजों के बारे में बताया जाता है कि अध्ययन, एक ऐसा अध्ययन करो जो सटीक हो, एक तरीके से लगा हुआ, जिसके बारे में हम चीजों को समझ सके, सोच सके। आप सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? घबरा तो नहीं रही चीजें सुन के? घबराना नहीं है। देखिए ये चीजें आपको ये है, आपको ये एक ज्ञान एक तरीके से ये है कि हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना है। जो आज की पहली क्लास में ये है कि आपको कोटेशन कर रही है कि भाई हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना है, हमें इस तरह का सोचना है। अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह का सोचना पड़ेगा और सोचने मजबूर होना पड़ेगा, तभी आप वहां पे जा पाओगे। और बीच में कठिनाइयां भी आएंगी, लोग कहेंगे भी कहाँ लगा हुआ है, क्या कर रहा है तू, ठीक है, लोग बहुत सारे बातें भी करेंगे, निराश भी करेंगे। आप खुद अपने आप से निराश हो जाओगे कि अरे मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्या फायदा हो रहा है, मेरा पेपर ही निकल रहा है, मेरे दोस्त की नौकरी वो लग गया है, वो पटवारी बन गया है, लेखपाल बन गया, मैं नहीं रह गया हूँ। ये बहुत सारी नेगेटिव चीजें आएंगी आपके दिमाग के अंदर, ये छोड़ के मैं ये कर लेता हूँ। ये बहुत सारे ऐसे दिमाग में चीजें आएंगी, उथल-पुथल होगी दिमाग के अंदर। देखिए ये यहाँ पे जो है, यहाँ पर पीतल से सोना बनेगा, और वो तभी बनेगा जब आप मेहनत करोगे। कोई भी किताब, कोई भी टीचर, कोई भी आपको खुद नहीं कहेगा, मेहनत खुद करनी है। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लिखने की कला को सुधारो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपका निखार आएगा। आपको लिखना पढ़ना है, लिखना है हर चीज को, हर एक तथ्य को। तो अगर कुछ भी आ रहा है, कोई शब्द लिखा हो, किसी महापुरुष ने लिखा है, उसको भी लिखो, ताकि उससे हमारी जो तर्क शक्ति है या जो कहा जाए याद करने की चीजें वो आसान हो जाएंगी। लिखने की आदत आने पर उंगली को घिस लेना है, इसके फिंगरप्रिंट्स पेन पे आ जाना चाहिए। आधार कार्ड वाले के कहाँ गए? ये तभी ये सक्सेसफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत है, आपको दिख रहा होगा मेहनत है। और ये सारी जितनी चीजें हैं जो यूपीएससी टॉपर्स रहे हैं उनके द्वारा बनाई गई चीजें हैं। ये घबराना नहीं है, फिर कह रहा हूँ आप लोगों के दिल को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत खुद अपने आप को डिजायर करना पड़ेगा, डेडिकेटेड होकर। एक साल आपको अपने आप को कहते नौछावर हो जाना, इस संसार के तमाम सुखों को त्याग करके अगर आप उस सपने को पूरा करना चाहते हो तो इस संसार के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। वही चीज आपको इस तरीके से आगे लेकर चलेगी, वही आपको आगे बढ़ेगी। हमारी तरफ से आपको बेहतर कंटेंट, बेहतर तैयारी, क्या क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, इस सारा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, ताकि आप उन चीज को आसानी से कर पाए। तो कई सारी चीजें हैं, स्कीम्स, पॉलिसी, ज्योग्राफी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ये आपका मेंस का पैटर्न है। मेंस का जो यूपीएससी का पेपर आपका होता है, जिसमें पहले दो पेपर आपके क्वालिफाई होते हैं, पेपर ए, पेपर बी। इसमें किसी भारतीय भाषा में आपको लिखना होता है, इसके अलावा अंग्रेजी लिखना होता है। ऐसे का पेपर होता है 250 नंबर का। जीएस का जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो मेंस का आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस दे पाएंगे, जिसमें जीएस का पेपर होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाएगा। जीएस का पेपर 2 होता है, जहाँ पे पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जीएस के पेपर 2 के अंदर। उसके बाद जीएस पेपर 3, पेपर 4 जो आपका होता है, जिसमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, ईवीएस और इकोनॉमिक्स, उसका एक पेपर आपका होगा जो 250 नंबर का आपका होगा। एथिक्स का पेपर, एथिक्स एक पेपर है जो यूपीएससी ने 2004 के बाद जोड़ा गया था। एथिक्स एक तरीके से ये पेपर में जोड़ा गया है, वो ये है कि जो भी हमारे इस आयोग से चुनकर आ रहे हैं उनको कुछ यहाँ पर एथिकल नॉलेज है नहीं है, समाज के प्रति जो वो दायित्व है नहीं है, जो वो काम करना चाह रहे हैं कि क्या वो न्याय संगत है नहीं है, उनको ये समझने को मौका दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पर पेपर 4 जो है आपका एथिक्स का जोड़ा गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या रखना है। अगर आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हो तो यूपीएससी टारगेट नहीं कर रहे हैं, पीसीएस से कर रहे हैं, तो आपको यूपी जीके को आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये सारे आपके तैयारी हैं। कुल पेपर आपका जो होता है यहाँ पर 1750 का आपका होता है, 1750 का आपका मेंस का पेपर आपका होगा, जिसमें
आपका 275 का आपका इंटरव्यू होगा। 2025 में से आपकी रैंक आपकी मिलेगी। तो ये सफर है आपका, यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। इसी नंबर्स की लड़ाई है, यहाँ तक इसकी लड़ाई है। मेन लड़ाई तो इसकी होती है, मेन लड़ाई होती है वो आपकी होती है इन नंबरों की। पीसीएस में ये 1500 नंबर होते हैं, 1500 होते हैं। यूपीएससी में इस 1550 नंबर का आपका पूरा पैटर्न आपका यहाँ पर होता है। उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद आपके सपनों की राह। 24 पोस्ट होती है यूपीएससी के अंदर, बता दो तो। सिर्फ आपने आईएएस सुना होगा, आईपीएस सुना होगा, टोटल 24 पोस्टें होती हैं। सबसे ऊपर हमारा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, जिसमें सबसे ऊपर होता है आईएएस। हर एक का सपना होता है आईएएस अधिकारी बने, कलेक्टर बने, होता है ना साहब, कलेक्टर, ठीक है। तो एक सपना होता है कलेक्ट्रेट बनने का, आईएएस अधिकारी का सपना होता है। हमारे जो यहाँ के सीडीओ साहब हैं वो भी आईएएस हैं। तो शुरुआत आपकी जो होती है वो किसी एसडीएम की होती है या जॉइंट मजिस्ट्रेट के लेवल पे होती है। आज से 2 साल पहले यहाँ पे जो रैंक थी जुनैद अहमद, जो बरेली में एज ए जॉइंट मजिस्ट्रेट है, इनकी क्लासेस आपको यहाँ के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पे। तो वो अंडर ट्रेनिंग थे उस समय, 2020 जब कोरोना काल चल रहा था उस समय, तो उन्होंने उस समय ये शुरुआत की थी यहाँ पर। तो वो आईएएस से रैंक 3rd थे। उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विसेज, आपके जो पुलिस महकमे के अधिकारी जो होते हैं, जिनकी शुरुआत होती है, उसको हम बोलते हैं सीओ, सर्किल ऑफिसर, ठीक है। आमतौर पर बहुत लोगों को जोश आता है, सलूट हम जाएंगे, सलूट मारेगा हमारा दरोगा, होता है ना। लोगों के अंदर होता है कि यार वो देखो दरोगा सलूट मारते हैं, हम जाएंगे तो हम भी सलूट हमें मारेगा, हम भी सलूट मारेंगे। या एक होता है कि इस पुलिस वाले ने बहुत रोका था मुझे, अब मैं करके दिखाऊंगा, इसके सामने मैं आऊंगा 30 तारीख लेके, तब से पूछूंगा मैं। तो ये चीजें, ये बस शुरुआती तौर पर लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप चीजें आप इसके आदत बन जाती है, फिर आपको चीजें बिल्कुल चलने दो, तो फिर वो आदत ऐसी नहीं होती कि सलूट मारेगा ठीक है चलता रहता है, क्योंकि एक फिर आदत बन जाती है कि जो से जूता मारेंगे पानी डल जाए, ठीक है। तो ये चलता रहता है। उसके बाद आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ए की जो कुछ सर्विसेज है, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिसको बोलते हैं आपका विदेश सेवा, जो भारत के एमएससी जो होते हैं, जो आपके एम्बेसी होते हैं, दूतावास जो होते हैं, वहां पर आपको मिलता है। ये भी नौकरी है, रॉयल नौकरी है, आपको बड़ा सा बंगला मिलेगा, आपको इससे ज्यादा रॉयल होती है। इसमें आप एम्बेसी होते हो, आप देश विदेश घूम सकते हो, जी हाँ, इसमें देश विदेश घूमने का आपको मौका मिलता है। भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हो, किसी का वीजा लगाना है आपको, तो आपके पास आपके सिग्नेचर से पावर आपकी होगी इसके अंदर, ठीक है। आईएएस का आमतौर पे जितना होता है वो ज्यादातर राजस्व से जुड़ा रहता है, रेवेन्यू से। वैसे तो और भी डिपार्टमेंट रहते हैं, सबका अध्यक्ष रहता है, लेकिन जो मेन जो रहता है वो रेवेन्यू से ही लिंक ज्यादा रहता है आपका आईएएस का, ठीक है। आईपीएस आप जानते हैं। इसके अलावा भारतीय सेवाएं जो है, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, ये आपके कैग जो होता है उसके अंतर्गत आपका आता है। सिविल अकाउंट सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ, डिफेंस अकाउंट, डिफेंस स्टेट, इंडियन इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कम्युनिकेशन, ये तमाम सर्विसेज ऐसी हैं जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं, उनके अंतर्गत उनकी नियुक्ति होती है। जैसे आप सुनते होंगे कि कैडर होता है, कैडर, ये यूपी कैडर का है, ये महाराष्ट्र कैडर का अधिकारी है, कैडर अधिकारी है, तो उसकी जो पहली नियुक्ति जो होती है वहीं से वो माना जाता है कि ये उस कैडर का अधिकारी है। तो इस तरीके से है इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल, रेलवे ट्रैफिक। अब रेलवे में भी आपको 3-4 पोस्ट निकल आई जाती है रेलवे के अंदर ही। आपने रेलवे में टीटी सुनाई, बस ड्राइवर, टीटी, गार्ड, ये सुने ना, जब टीटी बन जाओ पर्ची काटो, ठीक है। तो टीटी अलग। इसके अलावा रेलवे में भी बहुत सारे सर्विसेज के अंदर आपको मिलता है, जो सारा यूपीएससी का। उसके अलावा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आपकी इनकम टैक्स, आपका जीएसटी, कस्टम, जितना भी होता है उन सबकी नियुक्ति जो होती है वो आईआरएस अधिकारी का जाता है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो आईआरएस अधिकारी हैं, ठीक है, आईआरएस है।
ऐसे कई सारे हैं। आरपीएफ की अगर बात करें, इसके अलावा डानिक्स, डानिक्स क्या होता है? डानिक्स जो होता है, जो आपके केंद्रीय शासित प्रदेश है उसमें जो अधिकारी नियुक्ति होती है वो डानिक्स या डानिक्स होता है। डानिक्स जो वहां के सिविल सेवा अधिकारी होते हैं, दिल्ली, अंडमान निकोबार, इस सब की जो जगह होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है वो डानिक्स के माध्यम से कराई जाती है। डानिक्स जो होती है वो वहां की पुलिस के बारे में होती है, जिसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, इस सब में डानिक्स कराया जाता है, जो वहां की पुलिस की नियुक्ति होती है। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न होता है। पौंडीचेरी, आइए पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, बैठिए पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, ये 24 टोटल पोस्टें होती हैं आपके पास। यूपीएससी आईएएस नहीं होती है, आईएएस के अलावा और पोस्टें होती हैं। तो अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी होगी उतना ज्यादा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर वो किसी सिविल सेवा में चले गए फिर तैयारी करते हैं, सरकार द्वारा उनको 3 महीने की छुट्टी मिल जाती है, ईयर मिल जाती है, उसके बाद वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये मत समझिए कि अगर एक बार चले गए दोबारा तैयारी नहीं कर पाएंगे, दोबारा आके तैयारी कर पाएंगे। तो ये तमाम आपकी सेवाएं होती हैं, इसके बारे में। ये मेरिट है आपके सामने, ये है यूपीपीसीएस के। यूपीपीसीएस में अगर आपकी नियुक्ति होती है सबसे पहले आपका बनता है डिप्टी कलेक्टर, उसको हम एसडीएम बोलते हैं, ठीक है। बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, डीएसपी, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एआरटीओ, होमगार्ड, शुगर केन कमिश्नर। इसके अलावा तो ये आपके तमाम आपकी चीजें होती हैं। तो ये पोस्टें आपके आती हैं यूपीपीसीएस के अंतर्गत आपकी आती है, ठीक है। तो भाई दो आयोग हैं, यूपीएससी का अलग है और पीसीएस का अलग है। यूपीएससी को इसलिए कहा जाता है, तवज्जो दी जाती है क्योंकि वो सेंट्रल से आती है, और पीसीएस अधिकारी बनता है 10 साल बाद उसको आईएएस कैडर मिलता है, आईएएस कैडर मिलना है। और आईएएस अधिकारी ऑलरेडी आईएएस होता है तो उसके प्रमोशन ज़्यादा होते हैं। और ये मान के चलो कि एक आईएएस ही ऐसा होता है कि जितने कम उम्र में आप आईएएस बनोगे उतनी ही जल्दी आप उच्च पद पर पहुंच सकोगे। मतलब ये मान के चलिए कि भारत के जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी के पास होते हैं, जो एक सिविल सर्वेंट होता है, आईएएस होता है। भारत के बैंक के उन सबका अध्यक्ष होता है, वो खुद अकेला यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से तमाम जो चीजें हैं आपके अधिकारी चीजें हैं जो उसके अंतर्गत आपको रखा गया है, ठीक है। चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईपीएस हो, जितना जल्दी आप बन सकोगे उतना जल्दी आप उच्च पद पर पहुंच सकोगे। अगर आप 30 साल के बाद बनते हैं, 32 साल तो मौका होता है, जनरल कैटेगरी में होता है 32 साल तक, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी की। इसमें होता है 40 साल का मौका आपका होता है। तो जितना जल्दी आप बन सकेंगे उतना जल्दी ही आप अपना प्रमोशन पा सकेंगे, ठीक है। ये मत समझे कि कल आईएएस बन गए कल ही डीएम बन जाओगे, ऐसा मत समझना। उसमें 7 साल लगेंगे आपको आईएएस बनने में, डीएम पहुंचने में। आपको पहले अंडर ट्रेनिंग रहेंगे 1-2 साल। आपको पता होना चाहिए नोट शीट, जब आपके सामने कोई क्लरिकल स्टाफ नोट शीट लेकर आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या लिख रहा है, कि आपकी सिग्नेचर की कलम फंसना चाहिए। कल को ऑडिट होगा तो आपकी सिग्नेचर फंसेंगे, इसलिए यूपीएससी लिखवाता है कि लिखो, जितना लिखोगे उतना चमकोगे। इसलिए लिखने की आदत आज से डाल लीजिए, जो पढ़ रहे हैं उनको लिखने की आदत बना लीजिएगा, वही आपको फायदेमंद साबित करेंगे, ठीक है। तो भाई कितने लोगों का सपना है पीसीएस आने में? पीसीएस में, यूपीएससी में, और 2 लोगों का है, बाकी लोग सपना नहीं है। ज्ञानशु, अच्छा सेहत, सपने देखने पड़ेंगे आप सभी को अपने, तभी सपनों की पूर्ति आपकी यहाँ पे होगी। भाई ये तैयारी है, तैयारी कैसे करें इस पर ध्यान जरूरी है। अभी अगस्त चल रही है, अगस्त के आखिरी में तो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको एक बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए, उन किताबों को ध्यान दीजिए। जो आपकी किताबें हैं अध्ययन सामग्री है, उन सामग्रियों पे ढंग से ध्यान दीजिए। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस उन सब की तैयारी करिए। फिर जो किताबें हैं उनके टेस्ट सितंबर और नवंबर के बीच में टेस्ट शुरू करिए। इस प्लान को लेकर चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। ये प्लान ही आपको आसान करा सकता है आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मेहनत करनी पड़ेगी,
थोड़ी देर हुई है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अभी से इनको तैयारी करना शुरू कर दिया। अगर आप सपना लेके बैठे हैं कि 2024 में प्रीलिम्स का पेपर निकालना है, मेंस देना है, तो अभी से ये सपना निकालना, अभी से ही अपना समय देना शुरू कर दिए, क्योंकि यही चीज़ जो है आने वाली चीज़ों में आपके लिए मददगार साबित करेंगे। टाइम से करेंगे तो चीज़ें आराम से हो पाएंगी। अगर लेट करेंगे, डिले करेंगे, अभी तो रक्षाबंधन आने दो, फिर देखेंगे, ठीक है। ये अभी तो टाइम बाद में देखेंगे, ये बात अभी तो क्या आ रहा है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। पता होगा सभी को। कितने लोगों ने पेपर दे रखा है प्रीलिम्स का? आपने दिया है? कौन सा दिया है? 2022 और 23 यूपीएससी का, और प्रीलिम्स मेंस तीन दिया है। इसका दिया है सर, पीसीएस यूपीएससी का प्रीलिम्स आपने दिया 2023 के ना, ठीक है। और किसी ने दिया पेपर से पहले? 2023 का दिया है। कौन सा दिया है? पीसीएस और यूपीएस, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि आप लोगों को कि किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, तैयारी करनी है। अभी से लोग फोकस कर लीजिए, अपनी कमजोरी पे काम करिए, ठीक है। इधर की बातें मत सुनिए, सीधे अपने जो आपका टारगेट है फोकस करिए। क्लासेस आपको यहाँ पे रेगुलर मिलती रहेंगी आपके, ठीक है। सर इसके बाद आपकी क्लास होगी वो मॉडर्न हिस्ट्री की होगी, ठीक है। और कल से आपकी जो क्लासेस हैं सुचारू रूप से क्लासेस चलेंगी आपकी, रेगुलर आइए। ये मत सोचिए कि भैया बारिश हो गई है या कुछ हो गया, ठंड हो गई है, ठीक है। स्किप मत करिए। स्किप करने का मतलब है कि आप पूरे चैप्टर को स्किप कर जाओगे। आपको लग रहा होगा कि ठीक है चलने तो क्या जा रहा है, ठीक है, पढ़ लेने के बाद क्या जा रहा है। स्किप मत करिए, एक ही क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स को डील यहाँ पे करूँगा, आपको मैं कैसे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उसके बारे में बताऊँगा मैं, और बाकी और सब्जेक्ट्स हैं मैं बाद में देखूँगा उन सबको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद साबित करेंगी। और बाकी पैटर्न बदल चुका है, यूपी पता ही होगा कि यूपीएससी के यूपीएससी में अब आपका यूपी जी पूछ जाएगा, तो यूपी के बारे में सारी चीज़ें पता करना पड़ेगा आपको। यूपी के बारे में वहाँ का जीके, ये सारी चीज़ें हैं। और लिखने की कला रखिए, ऐसे लिखिए, रोज लिखो, कुछ ना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ लिखो। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अभिषेक कल को तुम किसी एरिया के एसडीएम बनते हो, तो मुझे ये बता तुम सबसे पहले सुधार क्या करोगे? खड़े हो। क्या करूँगा? सीरियस बात है। नीचे बैठे रहते हैं ना, हाँ पारो हाँ, क्या सुधार होगे? खाने वाले रोटी की व्यवस्था करूँगा उनकी, ठीक है, फिर खाने की व्यवस्था करोगे, रोजगार मिलोगे, क्या नहीं कर सकते। और क्या लगता है आप लोगों को कि कल को अगर आपको मौका मिले कि हाँ मुझे एक दिन का अपने अधिकारी पद दिया जाए, तो मैं इस देश के लिए, इस राज्य के जिले के लिए, या अपने कस्बे या अपना जो भी आपका यहाँ रहते हो गाँव, क्या कर सकते हैं ताकि लोगों की भलाई हो? बैठो बैठो जी, क्या लग रहा है? हमें हमारा क्षेत्राधिकार मिलता है, सबसे पहले हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक नीतियाँ हैं, वो उनमें सबसे पहले सुधार करना होगा। राज्य जो की योग्यता होती है उसी योग्यता के अनुसार उसे सरकारी का लाभ चाहे चाहे वह किसी भी स्तर का हो या किसी भी। तो आपने कहा कि मैं एक तरीके से प्रशासन सेवाओं में सुधार करके लोगों की जो मदद देंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना, एक तरीके से। बैठ जाइए। और क्या लगता है किसी को? और भी सपना नहीं है, सोचा नहीं क्या? तो सोचते तो होगा कि यार इस कार्य इसमें बड़ा ये है, यहाँ मेरा काम नहीं होता है, यहाँ ये चलता है, वो चलता है, बहुत सारी चीज सोचते तो होगे ना। तो क्या लगेगा कि कल को अगर आप उस पद पे जाते हो तो आप क्या सुधार करोगे, ताकि नाम हो ना कि फलाना अधिकारी वो आया था, उसने ये किया, उसने ऐसा किया, लोगों में ये विचार बदल दिया। आज इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, जानते हैं? पिछले 5 साल से लगातार 5 बना हुआ है। तो क्या ये इंदौर के कर्मचारियों ने किया कि इंदौर के लोगों ने किया?
सोचो उसके बारे में। आज हम लोग क्या करते हैं, हमने खाया पिया बाहर फेंक दिया, तो ये स्वच्छता है, सफाई है। तो इंदौर पिछले 5 साल से शहर वो नंबर 1 पे चल रहा है पूरे भारत में। कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है शहर, देखिए कोई बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली मुंबई शहर नहीं है, देखिए सफाई के मामले में सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा है। तो कभी सोचा कि वहां पे क्या चीज ऐसा किया, इसमें कोई दिन नया लेकर आया होगा कि सफाई या कुछ ऐसा चीज जो सफाई की लोगों में जन जागरूकता पैदा करी कि भाई हमें यहाँ नहीं फेंकना है, हमें कूड़ेदान नहीं फेंकना है। हमें लगता है कि ये धरती जो है ये कूड़ा घर है, कहीं फेंक दो, अपने घर के आगे कूड़ा ना हो बस। ये तो होता है, पड़ोस में जितना जब कूड़ा लगा दो, हमारे घर के आगे कोई कूड़ा नहीं होना चाहिए, हम ये सोचते हैं ना। लेकिन वो तो पूरा शहर साफ हुआ है। कोई तो मंशा ऐसी होगी, कोई चीज ऐसी होगी, तो ये चीज ऐसी है जो आपको सोचे समझे, ठीक है। तो आई होप सब लोग रेगुलर रहेंगे। आपके जो भी दोस्त हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनको बुलाइए यहाँ पे, सीटें इतनी हैं, ध्यान रखना, सीटें इतनी हैं, लिमिटेड सीटें हैं, एक सीट पे 2 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई तैयारी करना सीरियस है, ऐसे नहीं कि टाइम पास वाले मत बुलाइएगा, जो सीरियस है पढ़ाई करना चाहते हैं उनका स्वागत है यहाँ पे। हम अपनी तरफ से आपको बेहतर कंटेंट, बेहतर तैयारी कैसे करना है, लिखने की कला, वो सारा चीज आपको टाइमली अपन करेगा, ठीक है। और इन सब चीजों से घबराना नहीं है, ये आज की क्लास थी, एक मॉड्यूल था जो आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों